हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट की, DSSB की और जो BPSC TRE 4.0 है, और भी जहाँ जहाँ पे SST सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या जो कुछ भी आता है, मतलब NCERT, SST जहाँ भी आता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, NCERT का निचोड़ पढ़ाते हैं। और उसके अंतर्गत आज हम क्लास 6 NCERT के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर, और इसका सब हेडिंग क्या है, हड़प्पा सभ्यता। मतलब कि आज हमारा टॉपिक क्या है, हड़प्पा सभ्यता। और हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े होंगे या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे गए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि हमारा फीडबैक क्या रहता है। सीटेट में, बीपीएससी में हमारा फीडबैक अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एसएसटी सेक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा फीडबैक हमारे चैनल पे मिलता है और बच्चे बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। तो अब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अब सीधे अपने आज के सेशन पे हम आएंगे। तो आज देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता में क्या, पहला पॉइंट क्या दिया गया है। हड़प्पा की कहानी, पहला टॉपिक क्या है, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा पूरा स्थल कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, किस नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे है। ध्यान रखिएगा, किस पे है, रावी नदी के तट पे है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उसके बाद फिर 80 साल पहले, मतलब कि जो पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के 70 साल बाद क्या हुआ कि पुरातत्वविदों ने फिर से खुदाई की और तब पता चला कि ये जो उपमहाद्वीप है, ये खंडहर जो है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी खंडहर हैं, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक हो जाएंगे। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में से जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो किसी भी सभ्यता की जब खोज होती है तो पहला स्थल जो मिलता है उसी को उसका नाम दिया जाता है। तो हड़प्पा में आप देखते होंगे कि हड़प्पा में कई शहर मिले। हड़प्पा मिला है, मोहनजोदाड़ो मिला है, चनहुदड़ो मिला है, रोपड़ मिला है, कालीबंगा मिला है। तो कई स्थल मिले। लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था इसका। और क्या एरिया था, त्रिकोण था एरिया। ये भी पूछा जाता है, त्रिकोण एरिया था। लेकिन इसमें नाम किसका दिया गया, क्योंकि सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और इसका नाम क्या पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ता है, क्योंकि इस हड़प्पा सभ्यता, अधिकतर पहले की सभ्यता, हड़प्पा ही नहीं, पहले की कोई भी सभ्यता होती थी नदियों के किनारे बसती थी। नदियों के किनारे क्यों बसती थी, तो उनको खाने पीने रहने की रिसोर्स आदि अच्छे से मिलते थे। तो ये जो सभ्यता थी, ये सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे बसी थी। जैसे कि सिंधु की सहायक नदी रावी हो गई या फिर और भी, तो सिंधु की सहायक नदियों पे ज्यादातर बसने के कारण ही इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। आगे देखते हैं। उसके बाद दिया गया है, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हूबहू ऐसे पूछा जाता है, एसएससी के पेपर में भी पूछ लिया जाता है। ये अपडेटेड नहीं है, ऐसे ही पूछा जाता है कि जो प्राचीन शहरों का निर्माण था, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कब हुआ है, तो लगभग कब हुआ है, तो 4700 वर्ष पूर्व। अब इन नगरों की विशेषता देखते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो इन नगरों में क्या था कि जितने भी नगर मिले हैं सबको 2 भागों में बांटा गया है, सिवाय एक के। और वो एक है कौन, वो है धौलावीरा। वो कौन सा हो जाएगा, वो धौलावीरा हो जाएगा। जो धौलावीरा है, धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। बाकी सबको 2 भागों में बांटा गया, धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। अभी आप हो सकता है आप पढ़ेंगे भी। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था। पश्चिमी भाग जो होता था वो छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पे होता था। ऊंचाई पे होता था मतलब कि बाढ़ आदि के संकट से, विभिन्न प्रकार के संकटों से बचा जा सकता था। हमला भी हो रहा है तो उसमें बचाव के समय मिलता था। और प्रशासकीय जो लोग होते थे यहीं रहते थे। जो पूर्वी हिस्सा था वह बड़ा होता था, लेकिन निचले इलाकों में होता था। और जो आमतौर पर जो साधारण लोग रहते थे वो यहीं रहते थे। तो पश्चिमी हिस्सा बड़ा होता था और ऊंचाई पे होता था, सॉरी, पश्चिमी हिस्सा छोटा होता था और ऊंचाई पे होता था। और प्रशासकीय लोग रहते थे वहां पे, शासक आदि लोग। लेकिन जो पूर्वी हिस्सा था वह बड़ा होता था और ये कहाँ होता था, निचले इलाकों में होता था। ठीक है, ऊंचाई वाले इलाकों को क्या कहा गया है,
नगर दुर्ग कहा गया है। ऊंचाई वाले इलाकों को नगर दुर्ग कहा गया है। और जो पूर्वी हिस्सा है वो जो बड़ा हिस्सा होता था और नीचे स्थानों पे होता था, इसको क्या कहा गया है? निचले नगर कहा गया है। क्या कहा गया है? निचला नगर कहा गया है। ध्यान रखिएगा, दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती है, और दोनों हिस्से जो थे पूर्वी और पश्चिमी, इनकी जो चार दीवारी थी, मतलब कि बॉर्डर बनाया जाता था, बॉर्डर पक्की ईंटों से बनाया जाता था। और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी होती थी कि हजारों साल बाद भी इसको हूबहू ऐसे ही पाया गया है। तो इसकी ईंटें सर्वाधिक ईंटों से ही पता चला है, खुदाई करते वक्त ईंटें ही ज्यादा मिली हैं। तो इसकी ईंटें इतनी उत्कृष्ट थी कि हजारों साल बाद भी आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही हैं, आज भी इनके खंडहर देखने को मिलते हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवार खूब मजबूत है, और दीवार की चिनाई भी जो होती थी बहुत अच्छे ढंग से होती थी, दीवार मतलब कि बहुत मजबूती से पकड़े रहती थी। आगे देखते हैं, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी थी। कुछ नगरों के जो नगर दुर्ग थे उसमें खास इमारतें भी थी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो में खास तालाब था जिसको महान स्नानागार कहा गया। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में क्या था? खास तालाब था जिसको महान स्नानागार कहा गया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस तालाब को कैसे बनाया गया था? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या किया गया था? जो प्लास्टर किया गया था उसके बाद चारकोल जो होता है, मतलब जिससे जो काली सड़कें होती हैं जिससे बनती हैं, वही चारकोल हो गया ना, उसकी परत चढ़ाई गई थी। फिर क्या होता है? पानी का रिसाव बिल्कुल ही बंद हो जाता है इससे। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। और इस तालाब में क्या था? महान स्नानागार में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसको भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ऐसा हो सकता है कि ये जो तालाब था इसका यूज सामूहिक रूप से होता था, और कब होता था? किसी विशेष अवसर पे होता था, जैसे कि कोई विशेष यज्ञ हो रहा है जिसमें कई लोग भाग लेते हैं, तो उस पवित्र स्थान पे यज्ञ अगर हो रहा है तो उसमें जब सामूहिक रूप से स्नान करने के लिए महान स्नानागार का यूज होता था, शायद ऐसा था वहां पे। ठीक है, बाद में यूज के बाद इसको खाली भी कर दिया जाता था। तो इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में प्रश्न क्या बनेगा कि महान स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में मिला है। कहाँ? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? ये भी जान लीजिए, सिंधु। किसके? सिंधु के नदी के किनारे है। इसकी खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। कौन है? दयाराम साहनी है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल जो गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? हरियाणा। कालीबंगा शायद हरियाणा में, हाँ थोड़ा सा इसमें डाउट है, देख लीजिएगा। जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो ये नगर कहाँ से कहाँ तक फैले हैं? पाकिस्तान के पंजाब सिंध में अधिकतर मिले हैं, भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब प्रांत में बहुत ज्यादा संख्या में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। तो कुछ अनोखी वस्तुएं मिली हैं जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, इन पे काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट मिले हैं, मुहरे मिले हैं बहुत ज्यादा, मन के बहुत ज्यादा मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले थे। ठीक है, तांबे का उपकरण मिला है क्योंकि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, इसको भी ध्यान रखिएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था। तांबे का उपकरण मिला है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यता या मेलुहा की सभ्यता भी इसे ही कहा जाता है। क्या? मेलुहा की सभ्यता भी पूछा जाता है तो इसे कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। पत्थर के ब्लेड भी मिले हैं। ठीक है, तो ये राखीगढ़ी कालीबंगा हो गया, हड़प्पा यहाँ है, मोहनजोदाड़ो ये है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल गुजरात, धौलावीरा नदी किनारे, सॉरी धौलावीरा गुजरात। ठीक है, ये सब हो गई। भवने, नाले और सड़कें। भवने, नाले और सड़कें देखते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले, यहाँ दो लिख लीजिए। ये जो ये सभ्यता थी, इसके जो घर होते थे आमतौर पे तो एक मंजिले होते थे, लेकिन कुछ घर दो मंजिले भी होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। तो घर कैसे बनाया जाता था? घर ऐसे बनाया जाता। अगर घर का स्ट्रक्चर बता दिया जाए, अधिकतर तौर पे घर ऐसे ही बनते थे। मान लीजिए ये दरवाजा हो गया, ठीक है, ये आपके घर हो गए, ये मान लीजिए ये आपका दरवाजा हो गया यहाँ पे। और कमरे कैसे बनाएंगे? ये तो आपका आंगन हो गया, ये आंगन, इधर घर, इधर हो सकता है एक दो कमरे, इधर कमरे। ठीक है, बीच में आंगन खाली रहता था, मतलब ये स्ट्रक्चर जरूर रहता था। और अधिकतर घरों में कुएं भी पाए जाते थे, अधिकतर घरों में
कुएं पाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी पाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा, इनकी जो ये जल निकास की पद्धति थी बहुत अच्छी थी। नगरों में जो नाले होते थे ढके होते थे और कच्ची नालियां को पक्के नालों से जोड़ दिया जाता था और पानी सारा बह जाता था। इन्हें सावधानी से सीधे लाइन में बनाया जाता था। ये नालों को सावधानी से सीधी लाइन में स्लोप में बनाया जाता था, पानी निकल जाए। और नाली में हल्की ढलान होती थी, वही स्लोप की बात हो रही है, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। अक्सर क्या होता था, घरों की नालियों को सड़कों से नालियों से जोड़ दिया जाता था, फिर इसको बड़े नालों में मिला दिया जाता था, जिससे पानी निकल जाता था। नाले ढके होते थे, ध्यान रखिएगा, नाले ढके होते थे और बीच बीच में मेन होल भी बनाए गए थे। सोच लीजिए जल निकास पद्धति कितनी अच्छी है। नाले इनके ढके होते थे, पक्की नालियां थी। घर के नालियां सड़क के नालियों से जोड़ दी जाती थी, फिर उसको बड़े नालों से जोड़ दिया जाता था। और पक्के नालियां ढकी हुई होती थी, इसलिए बीच बीच में मेन होल बनाया जाता था, जिससे देखभाल और सफाई भी की जा सकती है बीच बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। नगरीय जीवन, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर को खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। तो कुछ ऐसी चीजें भी मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे यहाँ पे जो खास इमारतें की योजना में जुटे रहते थे। जैसे कि मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार हो गया, या फिर महान अन्नागार हो गया, जो यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, महान अन्नागार। और ये संभवतः यहाँ के शासक होते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरे पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। तो इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक का काम क्या होता है, लिखना। ठीक है, तो ये मुहरों पे तो लिखते थे जिसका हमें साक्ष्य मिला है, लेकिन कुछ अन्य चीजों पे भी लिखते होंगे, ऐसा हो सकता है, उसके साक्ष्य में नहीं मिल पाए हैं, शायद वो बच ही ना पाई हो। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार होते थे जो स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। शिल्पकार भी होते थे जो विभिन्न चीजें बनाते थे, ये स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। ये अपने घरों पे या किसी स्थल पे किसी विशेष दुकान टाइप में कुछ तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। तो ये सारे साक्ष्य हमें पता चले हैं, खोजकर्ता बताएं कि लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं भी लाई जाती थी। साथ ही सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बनी हुई कई खिलौने भी मिल जाते थे। तो जब लोग वस्तुएं और कुछ सामान बाहर के देशों से या सुदूर देशों से लाते थे, तो वहां से कुछ कहानियां भी चल कर आती थी, मतलब कि सुनी सुनाई कहानियां फिर वहां से चल के आती थी, यहाँ भी सुनाई जाती होंगी। और मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो ये सारे साक्ष्य की बातें की गई हैं। आगे देखते हैं, देखिए ये फिगर है। सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा के ऊपर एक कुआं है। तो ये मोहनजोदाड़ो की एक सड़क है ये, और उस पे नाले की बात, ये देखिए नाले, मोहनजोदाड़ो की सड़क है, नाले, और उसके नीचे क्या है, ये कुआं है। ये क्या है, कुआं है। तो इसमें दोनों फिगर बताया गया है। एक मुहर, इस मुहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। तो ये फिगर्स कहाँ है, ये फिगर तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें बताने की क्या बात है कि इनकी जो लिपि है उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि क्या है, अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। और एक चीज कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, फिर राइट, मतलब कि ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे। तो राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू कर देते थे, फिर लेफ्ट टू राइट हो जाते थे। ठीक है, और इनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, पढ़ने की कोशिश की गई है। इनकी लिपि को कहा क्या जाता है, नाम एक दिया गया है, क्या, भाव चित्रात्मक। नाम क्या दिया गया है, भाव चित्रात्मक। इसको ध्यान रखिएगा, नाम क्या दिया गया है, भाव चित्रात्मक। इसको नोट कर लीजिएगा, इनकी लिपि को भाव चित्रात्मक कहा गया है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। नगर और नए शिल्प, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। तो ये आमतौर पे आयताकार होती थी, लेकिन गोलाकार भी मिली है। ठीक है, विभिन्न आकार की मिली है, और सामान्यतः इन पर जानवरों के चित्र मिलते थे। ये बात तो सब में ये कॉमन थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो ये ऊपर भी बता दिया गया है, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन पर डिजाइन कैसी होती थी, काले रंग से बनाई जाती थी। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य लगभग 7000 साल पहले मिले हैं। यह प्रश्न मैं खुद ही देखा हूँ कि एसएससी में बहुत बार आया है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, आपका टेट में भी आया है, सीटेट में भी आया है, और बीपीएससी में भी आने की संभावना है, क्योंकि बीपीएससी तो
हूबहू क्या करता है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछता है, और एनसीईआरटी और एससीईआरटी का लगभग 95% सिलेबस सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो कपड़े के अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं? चांदी के एक फूलदान के ढक्कन में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? चांदी के फूलदान के ढक्कन में मिले हैं, और तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए भी मिले हैं। तो ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में भी क्या होता था, कपड़े के टुकड़े मिले तो कपास की खेती वहां भी होती थी। ठीक है, पकी मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी तकलियां सूत कताई का भी संकेत देती हैं। तो पकी मिट्टी से बनी तकलियां, फ्रेंच से बनी तकलियां हमें ये भी बताती हैं कि सूत कताई भी उस समय होती थी। ठीक है, ये देखिए मोहनजोदड़ो से मिली एक पुरोहित मूर्ति, इसको क्या कहा जाता है? दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति। आमतौर पे इसको ये भी नाम दिया गया है कि दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो विशेष तौर पे मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फ्रेयंस। फ्रेयंस देखते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो पत्थर तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, शंख भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन जो फ्रेयंस होते हैं इनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थर, बालू या स्फटिक पत्थर जो होता है उसके चूर्ण को गोंद मिला के उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। तो इनको बालू को या स्फटिक पत्थर मतलब जो टुकड़े टुकड़े होते हैं इनको गोंद में साना जाता है, मिलाया जाता है और उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, फिर इनको चिकना किया जाता है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री रंग के होते थे, इसलिए इनको फ्रेयंस भी कहा गया। जैसे कि ये सूत कताई में इनका यूज होता था, तो बालू या स्फटिक पत्थर से इनको बनाया जाता था। काम क्या है? सूत कताई में यूज होता था। ठीक है, इनका रंग कैसा होता था? नीला या हल्का समुद्री हरा। ठीक है, इनसे चूड़ियां बनाई जाती थी। फ्रेयंस से क्या बनाया जाता था? चूड़ियां, बाले भी बनाए जाते थे, छोटे बर्तन भी बनाए जाते, मतलब कि आकार देने का काम करते थे और सूत कताई का भी काम ये करते थे। आगे देखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको हाईलाइट भी किया गया है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो हड़प्पा के लोग तांबे कहां से लाते थे? राजस्थान और ओमान। ठीक है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से होता था, पश्चिम एशियाई देश है ओमान। ठीक है, दूसरी बात कि कांसा मिश्र धातु है जो दो धातुओं से मिला के बनाई जाती है। कौन सा हो जाएगा? तांबा और टिन। तांबा और टिन से कांसा, जिसको ब्रॉन्ज कहा जाता है, बनाया जाता है। अब ये बात बताइए कि टिन का आयात ये कहां से करते थे? ईरान से करते थे और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात ये कहां से करते थे? कर्नाटक से करते थे। सोने का आयात कर्नाटक से। बहुमूल पत्थर का आयात गुजरात से भी करते थे, ईरान से भी करते थे और अफगानिस्तान से भी करते थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो गुजरात में जो धौलावीरा नगर मिला है उसमें कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात क्या है कि मलेरिया के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? पहला बात पूछा जाता है, मलेरिया के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यही मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? पूछा जाता है स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यही मिले हैं। सबसे अच्छी जल निकासी प्रणाली कहाँ थी? जल निकासी प्रणाली सबसे अच्छी कहाँ थी? यही थी। सबसे अच्छी जल निकास मतलब कि जल की व्यवस्था जो होती है नाली ओली की, कहाँ थी? यहीं पे थी। दूसरा और चौथा पॉइंट क्या है कि 3 भागों में कौन सा नगर था? तो ये कौन सा था? धौलावीरा ही था। 3 भागों में किसे बांटा गया था? धौलावीरा को, जिसमें मध्य, पश्चिमी और पूर्वी हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे, कच्छ का इलाका जो है गुजरात, कच्छ का इलाका, उसमें खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। यहाँ साफ पानी मिलता था, यहाँ पीने के लिए साफ पानी मिलता था और जमीन भी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, वहीं इसको 3 भागों में बांटा गया था और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें भी बनाई गई थी। अभी इसमें आप देखेंगे कि एक और खास बात है कि यहाँ स्तंभ लेख भी मिला है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इसके आने जाने के लिए अंदर बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी थे। इस नगर में एक खुला मैदान है, वही स्टेडियम की जो बात होती है उसको खुला मैदान ही तो कहते हैं। तो खुले मैदान के भी साक्ष्य है जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। तो वही बात स्तंभ लेख जिसको कहा जाता है, और जो इसको पत्थरों पे जो लेख बनाया जाता है सिर्फ यहाँ मिला है कि कुछ अवशेष ऐसे भी मिले हैं जिसमें हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को गोदा गया है, किसमें? पत्थरों पे। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और इनको संभवतः लकड़ी में
जड़ा गया था। यह अनोखा अवशेष क्यों हो जाता है? क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुएं पाए जाते थे। तो हड़प्पा के लोग जो थे वो जो लिखाई आदि का काम करते थे या तो मुहरों पे करते थे या अन्य छोटी वस्तुओं पे ही करते थे, लेकिन एक पत्थर पे बड़े अक्षरों में उत्कीर्णित करने वाला ये बहुत ही कम साक्ष्य उसमें मिला था, बहुत रेयर था हड़प्पा सभ्यता के लिए, इसलिए धौलावीरा खास हो जाता है। तो मैंने जितने पॉइंट बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा एक उपनदी कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो पहली बात, गुजरात के खंबात की खाड़ी में एक और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, वह कौन सा था? लोथल नगर। किसके किनारे बसा था? साबरमती के किनारे बसा था। ठीक है, यहाँ पे कीमती पत्थर आसानी से मिल जाते थे। या पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इसमें क्या था? एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरबंदी क्या होती थी अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो सील होती है जिसको मुहरबंदी, अब तो क्या है कि प्लास्टिक्स की बनाई जाती है, मतलब कि या फिर जो ये हो गया है ताले मार दिए जाते हैं। पहले क्या होता था कि किसी भी चीज को रखा जाता था, मान लीजिए मटके में या बर्तन में रखा गया, उसके बाद उस पर कपड़ा लपेट दिया जाता था, फिर क्या किया जाता था उस पर गीली मिट्टी पे कुछ आकार बना दिया जाए। मान लीजिए ये आकार बना दिया गया, ठीक है, अब ये आकार उस पर बना दिया जाता था। अगर मिट्टी सूख जाती थी, अगर कोई इसको खोलने का प्रयास करेगा तो ये तुरंत टूट जाता था। तो अगर ये भाग यहाँ से ऐसे हो गया, फिगर आकार कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। यही होता था उस समय मुहरबंदी। ठीक है, यही था। आगे मुद्रा, मुद्रांकन और मुहरबंदी, वही बात मैंने बता दिया है, ज्यादा कुछ इनमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ये फिगर देखिए, इसमें क्या है? आयताकार मुद्रांकन कर दिया गया है। अब ये अगर टूट जाता, अगर ये ऐसे हो जाता, इसका मतलब कि सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। आगे देखते हैं, सभ्यता के अंत का रहस्य सब देखते हैं। सभ्यता का अंत क्या हुआ? पहली बात तो इसके बारे में जो विभिन्न विद्वान है सबका कोई किसी का एक मत नहीं है, किसी का एक मत नहीं है। कुछ विशेष भागों में बाढ़ के कारण वो अंत हुआ था, कहीं सूखा पड़ने के कारण, लेकिन कोई फिक्स्ड एक मत नहीं है। तो इसको देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफी कम हो गया। तो मतलब कि एक तरीके से पतन का समय आ रहा था। पतन का समय क्यों आ रहा था? आप बताइए, लेखन आदि बंद क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, या लोग वहां से जा रहे हैं, या मृत्यु हो रही, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वहां पे जो व्यक्तियों की संख्या है वो कम हो रही है। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी फिर कम हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे ढेर बनने लगे। जब साफ करने वाला कोई नहीं होगा तो ढेर तो लगेंगे ही। जल निकास प्रणाली भी नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो सड़कों पर भी झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे, मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ क्षीण हो गई थी, खत्म हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। विद्वानों को कहना है कि नदियां सूख गई, किसी अन्य विद्वान का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती होगी, और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। मतलब कि विभिन्न चीजें हो रही थी। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, कुछ इलाकों में बाढ़ भी आई थी, कुछ में सूखा का भी प्रमाण मिलता है, विद्वान ऐसा कहते हैं। ईंधन की आवश्यकता के लिए पेड़ों को भी काटना लगा था। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। लेकिन इस कारणों से हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो है सभी कारणों का, सभी जो नगर थे उसका अंत कैसे हो रहा है। क्योंकि बाढ़ और नदियां का सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हो सकता है। जैसे कि बाढ़ का संकेत किसमें मिलता है? मोहनजोदाड़ो में मिलता है। बाढ़ का संकेत मोहनजोदाड़ो में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो मैं वही बात जो बता रहा हूँ, ऐसा लगता था कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है, लेकिन जो भी हुआ वो परिवर्तन साफ साफ दिखाई देता था। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। तो जो आधुनिक पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र है और जो पंजाब क्षेत्र है, जो भारत के गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र है, यहाँ की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व में और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। ये चैप्टर का अंत है। उसके बाद कुछ तिथियां दी गई हैं, चलिए देखते हैं उसको। मेहरगढ़ में कपास की तिथियां इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में कपास की खेती का आरंभ लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ 4700 साल पहले, और नगरों का अंत
लगभग 3900 साल पहले हुआ था। और अन्य नगरों का विकास आगे आप पढ़ेंगे लगभग 2500 साल पहले। तो नए नगर कहाँ बचे? गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे बचे थे। उसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आपको टीचिंग से संबंधित कोई भी PDF प्राप्त करनी हो, किसी भी बुक की लिंक प्राप्त करना हो या फिर टीचिंग एग्जाम से संबंधित कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद।